नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है नेशन एट 9 और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से लेकर पश्चिम तक की खबरें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। प्रधानमंत्री मोदी की खबर से करते हैं शुरुआत, जहां पीएम मोदी देश को आज अपनी 14वीं वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली, जयपुर, अजमेर रूट पर चलने वाली राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। जयपुर से दोपहर 12:30 बजे रवाना होने वाली इस ट्रेन में उद्घाटन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद और विधायक जयपुर में मौजूद रहेंगे। ये ट्रेन दिल्ली, छावनी और अजमेर के बीच दूरी लगभग 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसकी नियमित सेवा 13 अप्रैल से शुरू होगी। ये ट्रेन रूट पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज शताब्दी की तुलना में 1 घंटे पहले यात्रा पूरी करेगी। अजमेर दिल्ली छावनी वंदे भारत एक्सप्रेस दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। ये ट्रेन पुष्कर और अजमेर दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। खबरों में रुक करते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर उभरती सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और नीतियों के बारे में है। रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र के बारे में विचार और अनुभव शेयर करने के लिए प्रतिष्ठित नीति निर्माताओं, विद्वानों और देश और विदेश के सरकारी अधिकारियों को एक मंच पर लाएगा। सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का मकसद देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे वित्तीय संसाधन और रक्षा बजट को प्रभावी बनाते हुए देश की रक्षा तैयारी में योगदान देना है। अगली खबर असम से है, जहां 2 दिनों के अरुणाचल प्रदेश के दौरे से लौटते समय डिब्रूगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी असम की 14 लोकसभा सीटों में से 12 पर जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 300 से अधिक सीटों पर जीत के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। डिब्रूगढ़ के मानकटा मैदान में आयोजित बीजेपी के कार्यकर्ता रैली को संबोधित करते हुए महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और सुधाकांत डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही असम के लोगों को बिहू की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पूर्वोत्तर में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छे परिणाम प्राप्त किए थे। तीनों राज्य सरकारों का हिस्सा बनी। उन्होंने कहा कि असम से बीजेपी ने जो विजय यात्रा आरंभ की थी, उसे 8 राज्यों में सफलतापूर्वक पहुंचाया है। और अब बात करते हैं केरल की, जहां बीते दिन राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार वायनाड पहुंचे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल गांधी ने यहां पर रोड शो में हिस्सा लिया। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सांसद तो बस एक टैग है, ये एक पद है और इसीलिए बीजेपी टैग हटा सकती है। वो पद ले सकते हैं, वो घर ले सकते हैं, वो मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मुझे वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोक सकते। मैं सवाल तो पूछता रहूंगा। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले मैं यहां आया और सांसद बना। मेरे लिए यहां चुनाव प्रचार करना सबसे अलग था। मैं केरल का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन आपके प्यार ने मुझे महसूस कराया कि मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव में यहां से सांसद चुने गए थे, लेकिन पिछले दिनों मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल की सदस्यता रद्द कर दी गई। खबरों में रुख करते हैं राजस्थान का, जहां आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद मंत्री परिषद की बैठक भी होनी है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि बैठक में नए जिलों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। साथ ही दूसरे बड़े नीतिगत निर्णय भी लिए जा सकते हैं। चुनावी साल के चलते नई घोषणाओं की भी संभावना है। बैठक में बजट से संबंधित चर्चा भी होगी। आपको बता दें कि सचिन पायलट के अनशन के बाद से सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेहद अहम माना जा रहा है। खबर दिल्ली से है, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां आज उनके दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। सीएम नीतीश कुमार आज कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं माना जा रहा है कि वो शरद पवार से भी
मिलकर विपक्षी एकता की मुहिम को धार देने की कोशिश करेंगे। अपने दिल्ली दौरे के दौरान वो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि लालू यादव चेकअप के लिए 13 अप्रैल को सिंगापुर जाने वाले हैं। नीतीश कुमार का ये दौरा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है, जहां विपक्षी एकता को मजबूत बनाना ही मकसद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान पिछले दिनों कहा था कि वो बजट सत्र के बाद एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां आज लखनऊ के कालीचरण पीजी कॉलेज में बिहार और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कालीचरण परिसर में लालजी टंडन की जन्मदिन के मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय राज्य आवासन और शहरी कार्य मंत्री कौशल किशोर, संसदीय और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सहित कई राज्यसभा, विधान परिषद व विधानसभा के सदस्य उपस्थित रहेंगे। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर प्रयागराज कोर्ट में पेशी के लिए अतीक अहमद को गुजरात से लाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस का काफिला झांसी पहुंच चुका है और इससे पहले मध्य प्रदेश के शिवपुरी में काफिला रुकने पर मीडिया को देखकर माफिया अतीक चिल्लाने लगा कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। साबरमती जेल में मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। मैंने वहां से कोई फोन नहीं किया, वहां पर जैमर लगे हुए हैं। मैंने जेल से कोई साजिश नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूं। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। बता दें कि उमेश पाल और उनके 2 पुलिस सुरक्षा गार्ड्स की इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में अतीक की कोर्ट में पेशी होगी। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बस्तर दौरे पर जाएंगी। इस दौरान वो एक जनसभा और एक महिला संगोष्ठी को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी के 3 महासचिवों को प्रियंका गांधी के कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई भी नुक्कड़ और चौपाल बैठकों के माध्यम से राज्य के दूर दराज के गाँव तक पहुँचने की योजना बना रही है, जिसमें पार्टी लोगों को मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में बताएगी। कांग्रेस ने मोदी सरकार की विफलताओं को गांव के कोने कोने तक पहुंचाने का फैसला किया है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कई दिनों से तैयारी में जुटी है। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आयोजित समारोह में शिरकत की और इस दौरान सीएम केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को याद करते हुए कहा कि खुशी के इस मौके पर वो दोनों भी आज होते तो हमारी खुशी में 4 चांद लग जाते। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे और देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो लोग। इस वक्त देश की सभी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती हैं, तरक्की नहीं चाहती हैं, वो सभी ताकतें मिलकर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हम सबको देश को मिलकर दुनिया का नंबर 1 देश बनाना होगा। अगली खबर दिल्ली से है, जहां कर्नाटक चुनाव के पहले बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है। 224 में से 189 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। लंबे मंथन और कई बदलाव के बाद बीजेपी ने ये लिस्ट जारी की है। इस बार नई पीढ़ी को मौका दिया गया है। 52 नए उम्मीदवारों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 8 महिलाओं, 32 ओबीसी, 30 एससी, 16 एसटी को टिकट दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई को एक बार फिर से शिवगांव से टिकट दिया गया है और उसी तरह से अशोक को कनकपुर से टिकट दिया गया। वे कांग्रेस के दिग्गज डीके शिवकुमार से मुकाबला करने जा रहे हैं। चन्नापटना के इस पार्टी ने पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के सामने सीपी योगेश्वर को उतारा है। पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे को भी पार्टी से शिकारपुर से टिकट दिया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने चुनाव समिति की बैठक में इस बात पर जोर दिया था कि नए चेहरों को मौका देना जरूरी है। उन्होंने ये साफ भी किया था कि दागी नेताओं से दूरी बनानी है, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना है। अब उस नसीहत के बाद ही लिस्ट में कई बदलाव हुए। खबरों में रुक करते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीते दिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात पवार के आवास
सिल्वर ओक पर हुई, जहां सांसद संजय राउत के अलावा शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। पवार, उद्धव और संजय राउत के बीच मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा चली। हालांकि पता नहीं चल पाया कि मुलाकात में किस बात पर चर्चा हुई है, लेकिन इसके सियासी मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। शिंदे गुट वाली शिवसेना ने पवार और उद्धव की मुलाकात पर बयान दिया। शिंदे गुट के नेता शंभूराज देसाई ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, उद्धव ठाकरे के सिल्वर ओक में जाकर शरद पवार से मुलाकात करने पर सभी असली शिवसैनिक आहत हुए हैं। बाला साहेब ठाकरे ने इतना सम्मान कमाया था कि उन्हें एक बार भी समझौता करके किसी भी नेता के यहाँ नहीं जाना पड़ा। क्या वजह है कि उद्धव ठाकरे शरद पवार के पास गए? क्या इसीलिए कि उद्धव शरद पवार के सामने भीख मांग रहे हैं और उन्हें मौजूदा बिजली संकट से बचाने के लिए कह रहे हैं? खबरों में रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां मध्याह्न भोजन योजना में बड़ी हेराफेरी का मामला सामने आया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित किए गए एक पैनल की रिपोर्ट में इस हेराफेरी का खुलासा हुआ है। पैनल ने अपनी जांच में पाया कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 16 करोड़ मिड डे मील अधिक बांटे जाने की रिपोर्ट दी गई है। यह आंकड़ा बीते साल अप्रैल से सितंबर माह के बीच का है। जांच में यह भी सामने आया है कि 16 करोड़ मिड डे मील बांटा नहीं गया और इसकी रिपोर्ट दर्ज भी कर दी गई। दरअसल आपको ये बता दें कि शिक्षा मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में मिड डे मील योजना में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल में केंद्र प्रायोजित योजना पीएम पोषण के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जनवरी में संयुक्त समीक्षा मिशन का गठन हुआ था। मंत्रालय के इस पैनल ने कई स्तरों पर मध्याह्न भोजन में अनियमितताओं का खुलासा किया। अब बात करते हैं गोवा की। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ओर से टीएमसी को विस्तार देने की जुगत में है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के पहले टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस्तीफा देने के बाद फलेरियो ने कहा कि मैंने टीएमसी से भी इस्तीफा दे दिया है, मैं फिलहाल किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं। सूत्रों की माने तो लंबे समय से गोवा में पार्टी के मामलों से दरकिनार किए जा रहे फलेरियो को टीएमसी नेतृत्व द्वारा राज्यसभा से इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा था। खबरों में एक बार फिर से रुख करते हैं दिल्ली का, जहां बीते दिन तेजस्वी यादव ने ईडी से 8.5 घंटे तक की पूछताछ की। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ की गई थी। दिल्ली में ईडी की पूछताछ का सामना करने के बाद तेजस्वी यादव बाहर निकले और पिता लालू यादव से मिलने के लिए बहन मीसा भारती के आवास के लिए रवाना हुए। कहा जा रहा है कि ईडी उनसे आज भी पूछताछ कर सकती है। पूछताछ के बाद बाहर निकले तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 तक ये सब चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 2024 में हार का डर सता रहा है, इसलिए सब 2024 तक चलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह अभी इस पर ज्यादा कोई कमेंट नहीं करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने पूछताछ की। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, भोला यादव समेत 8 लोगों का नाम चार्जशीट में है। खबरों में रुक करते मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर शुजालपुर में आज लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। माना जा रहा है कि आज होने वाले कार्यक्रम में तकरीबन 1 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा हर साल एक लड़की के नाम पर 6000 के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदे जाते हैं, जो उसके जन्म के बाद 30,000 तक पहुंच जाते हैं। योजना के तहत आने वाली लड़की को 6ठी कक्षा में प्रवेश पाने पर 2,000 रुपए, 9वीं में प्रवेश पाने पर 4,000 रुपए, 11वीं में प्रवेश पर 7500 रुपए दिए जाते हैं। 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान उसे हर महीने 200 रुपए दिए जाते हैं। जब लड़की की उम्र 21 साल हो जाती है और 18 वर्ष की आयु से पहले शादी नहीं की है तो उसे एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा, जो कि 1 लाख है। और अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल में आपको बता दें कि पथ परिवहन निगम के प्रदेश भर में चलने वाले करीब 1200 रात्रि रूटों के संचालन पर अगले महीने से संकट खड़ा हो सकता है। 7 मई से निगम के चालक परिचालक रात्रि सेवाओं पर ड्यूटी नहीं देंगे। बीते 42 महीने से रात्रि भत्ते का भुगतान लंबित होने से नाराज चल रहे चालक परिचालक ऑपरेशन स्टाफ यूनियन ने ये ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि निगम के 11,000 कर्मियों को 11 दिन बीतने के बाद भी
इस महीने वेतन नहीं मिला है। इससे निगम कर्मचारियों में रोष है। यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर ने बताया कि रात्रि भत्ते के अलावा ओवर टाइम का भुगतान भी लंबित है। इधर वित्तीय लाभ नहीं मिलने से निगम कर्मी आर्थिक तंगहाली के समय अब मजबूर हैं और मजबूरी में ही जीवन यापन कर रहे हैं। अगली खबर झारखंड से है। भारतीय जनता पार्टी ने सचिवालय घेराव के बाद ये संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी अब चुनावी मोड में आ गई है। दूसरी तरफ जेएमएम ने इस विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह से फ्लॉप करार देते हुए कहा कि इससे अधिक भीड़ तो नुक्कड़ सभाओं में होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा कि सचिवालय घेराव कार्यक्रम में कार्यकर्ता आए ही नहीं। बीजेपी नेताओं को फोबिया हो गया है। बीजेपी हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से डर रही है। यही वजह है कि राजनीति में एक दूसरे के विरोधी भी एक साथ मंच पर नजर आने लगे हैं। बीजेपी कुछ उत्पाती लोगों के सहारे राज्य में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है। अगली खबरें आंध्र प्रदेश से हैं। विशाखापट्टनम में बीआरएस के अध्यक्ष थोटा चंद्रशेखर ने स्टील प्लांट यूनियन के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने RINL विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी विजाग स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध कर रही है। 2021 में भारत सरकार ने विजाग स्टील प्लांट के निजीकरण का निर्णय लिया था। स्टील प्लांट ने 30,000 कर्मचारियों सहित लाखों लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार इन कर्मचारियों से रोजगार छीनने पर आमदा है। बीआरएस पार्टी किसी भी कंपनी के निजीकरण का विरोध नहीं कर रही है। हम केंद्र सरकार से स्टील प्लांट को 5,000 ग्राम की वित्तीय सहायता देने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर पंजाब से है, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर श्री आनंदपुर साहिब में आए। उन्होंने पहले श्री आनंदपुर साहिब में माथा टेका। इसके बाद सीएम मान गुरुघर श्री भौरा साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे। प्रकाश पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिख संगतों को गुरु तेग बहादुर जी के म्यूजियम की सौगात दी और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने श्री आनंदपुर साहिब में ही बनाए जा रहे पंज प्यारा पार्क के चल रहे विकास कार्य का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि पार्क में जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं वो सारे वही हैं जिनका श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पर्यटन को विकसित करने के लिए और भी कई योजनाएं तैयार हैं। धीरे धीरे सभी को जमीन पर उतारा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्व सहायता समूह के संकुल समूहों की बहनों से संवाद किया है। कार्यक्रम में सबसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर नमन किया और कहा कि ज्योतिबा फुले ने समाज में सुधार के लिए कई कदम उठाए, जिसमें महिलाओं को शिक्षित करना सबसे बड़ा कदम था। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और फिर इन दोनों ने मिलकर कई सामाजिक कार्य किए। सीएम ने आगे कहा कि हमारी बहनें आज आत्मविश्वास से लबरेज हैं। कई बहनें तो ऐसी हैं जिन्होंने लखपति क्लब में शामिल होने के बाद अपने पति को भी काम शुरू करा दिया। ये एक सामाजिक क्रांति है और क्या कुछ कहा, हम आपको आगे भी सुनाएं। बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने देहरादून में श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम धामी ने छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल देकर नवाजा। सीएम धामी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट अपनाने वाला मुसीबत में फंस जाता है। आज आप एक स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहे हैं और ये समारोह आपके जीवन का अमृतकाल है। अब बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, जहां उन्होंने असम के डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि डिब्रूगढ़ में जल्द ही बीजेपी जोनल मुख्यालय बनाया जाएगा। इसका कार्य आगामी लोकसभा चुनाव से पहले किया जाएगा। साथ ही असम में 200 मंडल कार्यालय भी बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए कार्य करने में आसानी होगी। और अब बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जिन्होंने करनाल के घरौंडा में अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में गेहूं खरीद की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंडी में मौजूद किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार की तरफ से किसानों की फसल को एक एक दाना खरीदा जाएगा और निर्धारित समय अवधि में किसानों के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने
मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों से भी बातचीत की और किसानों से बारिश और ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान की जानकारी दी। खबर में रुख करते हैं कर्नाटक का, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ईश्वरप्पा ने घोषणा की है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिखा, मैं चुनावी राजनीति से हट रहा हूं। पार्टी ने 40 सालों में मुझे कई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मैंने बूथ इंचार्ज से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। मुझे राज्य का उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि ये निर्णय उन्होंने खुद लिया है। बता दें कि ईश्वरप्पा अक्सर अपने बयानों और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के कारण विवादों में रहे हैं। खबरों में रुक करते हैं तेलंगाना की ओर। 14 अप्रैल को उनकी जयंती पर हैदराबाद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण एक भव्य समारोह में किया जाएगा। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हुसैन सागर झील के पास अम्बेडकर की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इस दौरान बाबा साहेब के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर को अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। इस दौरान भारतीय संविधान के निर्माता को श्रद्धांजलि देने के लिए अनावरण के दौरान प्रतिमा पर विशेष हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। सीएम केसीआर के निर्देश पर मुख्यमंत्री केसीआर ने निर्देश दिया है कि अनावरण को एक भव्य ऐतिहासिक समारोह के रूप में पूरे जोश में मनाया जाएगा। अगली खबर दिल्ली से है, जहां आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। जिसमें पहले सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। दिल्ली सरकार की कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज फिर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को आबकारी घोटाले में गिरफ्तार किया था। इसके पहले कोर्ट ने कई घंटों तक उनसे पूछताछ की थी, लेकिन बाद में मनीष सिसोदिया पर जांच और पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने कस्टडी रिमांड को लेकर पूछताछ की और फिर अपनी जांच पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में बहुप्रतीक्षित सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक न्यायमूर्ति शाहिद बिलाल हसन की अध्यक्षता वाली लाहौर हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति देगी। बता दें कि पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुख, विदेशी हस्ती, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, नौकरशाह और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है। इमरान खान पर तोशाखाना में रखे गए तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप लगा है। इमरान खान की बिक्री का विवरण साझा नहीं करने के कारण उन्हें पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसी के साथ नेशन एट 9 में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।